आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन, क्या पीटीआई अपनी गलतियां सुधार सकती है? चेयरमैन एलडब्ल्यूएमसी का इस्तीफा, अमजद नूर ने हकाइक पर पर्दा कैसे डाला? हलीम आदल शेख की गिरफ्तारी, मामला आईजी की तब्दीली तक क्यों पहुंच गया? खबरदार होशियार, बच्चों को सजा नहीं प्यार, मुद्दतों बाद कौमी असम्बली का बड़ा जमहूरी इकदाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान 2 रोजा दौरे पर श्रीलंका पहुंच चुके हैं। उनका दौरा खित्ते के तनाजुर में खासा अहम समझा जा रहा है, लेकिन अगर हालिया सियासी तनाजुर में देखा जाए तो सरबराहान ममलिकत का दौरा श्रीलंका उनके अपने ही सियासी करियर के लिए सूदमंद साबित नहीं हो सका। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ श्रीलंका में थे जब उन्हें अक्टूबर 1999 में आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया गया था। बादशाह उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ का तख्ता उलटकर इक्तदार पर कब्जा कर लिया। उन्हीं के दौरे हुकूमत में उस वक्त के वजीर आजम शौकत अजीज ने नवंबर 2004 में श्रीलंका का दौरा किया। उनके वतन वापस आते ही कौमी और सूबाई असम्बलियों में उस वक्त की हुकूमत को मसाइल का सामना करना पड़ा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवंबर 2010 में श्रीलंका का दौरा किया था। वतन वापस पहुंचते ही चंद माह बाद उन्हें मेमो गेट स्कैंडल का सामना करना पड़ा। इसी तरह साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ 2016 में श्रीलंका पहुंचे थे। वहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ, दो तरफा ताल्लुकात को वसअत देने की बात हुई, लेकिन वतन वापस पहुंचते ही उन्हें अदालत में केसेस का सामना करना पड़ा। बिलाखिर जुलाई 2017 में अदालती हुक्म पर उन्हें नाअहल करार दे दिया गया। शायद पॉलिसीज का तसलसल न होने के बायस खत्ते के आम ममालिक होने के बावजूद पाकिस्तान और श्रीलंका में ताल्लुकात तवक्कुआत से बरक्स रहे हैं। आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान एक ऐसे वक्त में श्रीलंका के दौरे पर पहुंचे हैं जब उन्हें सेनेट इंतखाबात के महाज का सामना है, जब उनके दोस्त, उनके दस्ते रास्त उनसे नाराज दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान वजीर आजम से मुलाकात करने से कतरा रहे हैं। यह दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब बलूचिस्तान के पार्टी रहनुमाओं को शिकवे हैं, पंजाब में ग्रुप बंदी है, सिंध से भी शिकायत आ रही हैं, यानी मारूजी हालात। वजीर आजम इमरान उसमें रावी चैन नहीं लिख रहा है। सिंध से लियाकत जतोई ने हालिया इल्जाम आयद किया है कि सेनेट इंतखाबात के लिए 35 करोड़ रुपए जारी किए गए। सेनेट का टिकट 35 करोड़ रुपए में फरोख्त हुआ है। लियाकत जतोई क्या कह रहे हैं, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। 4 लोग बैठ के अपने मनपसंद लोगों को सेनेट की टिकटें दें। 35 करोड़ में ये टिकट बिका है। 6 महीने पहले वो पार्टी में आया, तो किस बुनियाद पे, किस मेरिट पे टिकट दी गई? लियाकत जतोई मेरिट की बात कर रहे हैं। 35 करोड़ रुपए में सैफुल्ला अबड़ो को टिकट फरोख्त करने की बात कर रहे हैं। गवर्नर हाउस में जो कुछ हो रहा है उस पर संगीन इल्जामात आयद कर रहे हैं। अब लियाकत जतोई जो इल्जामात आयद कर रहे हैं, दूसरी तरफ शहबाज गिल की जानिब से इन इल्जामात की सख्ती से तरदीद की गई है। अब लियाकत जतोई कुछ ही देर में हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे मामला क्या है, कौन किसको टिकट फरोख्त कर रहे हैं। लियाकत जतोई साहब ने साबिक वज़ीर आला सिंध है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जतोई साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, 35 करोड़ रुपए में सेनेट का टिकट फरोख्त करना ये एक संगीन इल्जाम है। ये 35 करोड़ रुपए किसने वसूल किए हैं सैफुल्ला अबड़ो साहब से? देखें, बात सुने, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, सारा सिंध कह रहा है। सब एंकर मेरे दोस्त भाई जर्नलिस्ट जितने हैं, सारी सिंध की ये आवाज है कि सैफुल्ला अबड़ो किस तरह से सेनेट के लिए क्वालिफाई किए गए हैं, उसकी मेरिट क्या है। 6 महीने पहले वो आया पार्टी में, एक ठेकेदार आदमी है जो पीपल्स पार्टी के साथ रहा, ठेके लिए, अभी तक उसके रेप के केसेस, करप्शन के केसेस चल रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि अभी यारमन जरीन साहब का भी जियो पे आ रहा था कि 70 करोड़ वहाँ भी बलूचिस्तान में दिए हुए हैं। तो ये जो हालात हैं, इस पे इमरान खान को संजीदगी से गौर करना चाहिए कि ये कौन लोग हैं। न पार्लियामानी बोर्ड बनाया, न किसी से एप्लीकेशन ली, न हमें बुलाया गया, न हमसे कोई मशवरा किया गया। 3 आदमी बैठ के सारी सिंध के फैसले कर रहे हैं। नहीं लियाकत जतोई साहब, जो बात आप कर रहे हैं कोई सब्सटेंशियल एविडेंस किसी सबूत की रोशनी में कर रहे हैं? क्योंकि शहबाज गिल साहब जो वजीर आजम के मुआविन खुसूसी, उन्होंने सख्ती से इल्जामात की तरदीद की है और उनका कहना है कि अगर आपके पास सबूत मौजूद ना हुए तो पार्टी एक्शन लेगी इस पर। जो कवानीन की खिलाफ वर्जी है, आपने पार्टी कवायद की खिलाफ वर्जी की। कोई फिक्र नहीं है, मेरी बात सुने। मैं शहबाज गिल साहब को ये भी बता दूं कि वो अपनी जबान पे भी थोड़ा काबू पा लें। मुझे उन्होंने नेबजुदा कहा है, खुदा का शुक्र है ना, मेरी कन्वेक्शन है। और अगर अपॉइंटमेंट हुई है डॉक्टर बिशारत की, अपॉइंटमेंट का नेब के अंदर केस है, वो भी पॉलिटिकली ये मोटिवेटेड केस है। शौकत अजीज भी है तो वो भी है। प्राइम मिनिस्टर ने उसका ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से निकाला है। न चेयरमैन हूँ, न बोर्ड का हूँ, न मेरा कोई इससे वास्ता है। हमारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उसको ये पता होना चाहिए कि ये मैटर इज सब्जुडिस बिफोर इस्लामाबाद हाई कोर्ट।
सैफुल्लाह अब्दो साहब जिन पर आपने इल्जाम आयद किया है तो कि 35 करोड़ रुपए में टिकट उनको फरोख्त किया गया है, सैफुल्लाह अब्दो साहब कह रहे हैं मैं हद के इज्जत का दावा करूंगा लियाकत जतोई साहब के खिलाफ। तो मैं तो सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास कोई एविडेंस है, इसका कोई सबूत मौजूद है? सबूतों की रोशनी में आप ये बात कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि GIT करें, MISI को बिठाएं, रेंजर्स आदमी बिठाएं, एक हमारा आदमी बिठाएं, 5 मिनट में पता पड़ जाएगा कि पैसे मिलने में टिकट क्यों मिला। नहीं मुझे बताएं क्वालिफिकेशन क्या है, बोले जाए कोर्ट में, मैं जाऊंगा बताऊंगा कि इससे पूछें कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या मेरिट थी कि इसको टिकट दिया गया, और क्यों नहीं एप्लीकेशंस मंगाई गई, क्यों नहीं पार्लियामेंट बोर्ड बनाया गया। बोली जाए देखिए पार्लियामानी बोर्ड काम कर रहा था, आपकी तरफ से रिजर्वेशन सामने आई, आपने तहफुजात का इजहार किया, लेकिन इसके बावजूद पार्टी अपना फैसला बरकरार रखती है कि सैफुल्लाह अब्दो और फैसल वोडाई यहां से उम्मीदवार होंगे। तो क्या वजह है सर, ये सब कुछ सामने होने के बावजूद अगर ये सब कुछ है तो पार्टी अपना फैसला बरकरार क्यों रखती है सर? बात सुने, मेरी बात सुने, हर पार्टी के गलत फैसले को हम लपेट नहीं कहेंगे। हमारी तारीख है, गलत को गलत, सही को सही। इमरान खान को ये वक्त है कि वे सिंध में 3 सीटें हार गए, तहरीक इंसाफ। पंजाब में आपको पता है क्या हुआ है, फ्रंटियर में क्या है, बलूचिस्तान में क्या हुआ है। हम पार्टी के अंदर लायल हैं, हम वफादार लोग हैं, हम चाहते हैं कि इमरान खान एक प्रोसीजर फॉलो करें, तो उसी सियासी प्रोसीजर को अडॉप्ट करें। चंद लोग जो बदनामी पैदा कर रहे हैं, चंद लोग जो पैसों पे फरोख्त कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ चले अब्दो साहब चले हाई कोर्ट में, तो फिर मैं कहूंगा कि JIT मुकर्रर करें, 5 मिनट में पता पड़ जाएगा कि किसने पैसे दिए हैं और किसने दिए। अच्छा, ये 35 करोड़ रुपए में जो टिकट फरोख्त हुआ है, ये 35 करोड़ कहाँ जारी किए गए हैं लियाकत जतोई साहब? आपके पास इस हवाले से कोई शवाहिद मौजूद है? ये किसको दिए गए? बात सुने, जब कोई किसी को पैसे देता है तो मुझसे तो कुछ नहीं देता होगा ना, ये तो टिकट ट्रांजेक्शन है। मैंने आपको कहा कि JIT कर ले ना, क्यों नहीं मानते ये मेरी बात आप? अच्छा आप मुझे बताएं लियाकत जतोई साहब, आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं। अच्छा कितने एंकर हैं, कितने लोग हैं, सब यही बोल रहे हैं। अच्छा लियाकत जतोई साहब देखिए, आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, आप मामलात को समझते हैं। इस सब के बावजूद जहां आप ये मौकिफ रखते हैं कि आपको सुना नहीं जा रहा है, ये तमाम तर शवाहिद आपके पास मौजूद है, आप चैलेंज कर रहे हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे? बात सुने, हम ये कहते हैं कि हमें प्राइम मिनिस्टर मिले, पूछे कि ये किस तरह से ये टिकटें पर बलूचिस्तान में आवाज होती है ना, सरदार यार मंदरन ने कहा है ना 70 करोड़, सबको ले जाएं कोर्ट में जाएंगे, हम कहेंगे JIT करें, फिर ये सारे पंडोरा बॉक्सेस खोलेंगे, फिर हम भी ये भी बताएंगे कि कौन कौन हर बिजर घूम रहे हैं। ये मुनासिब नहीं है। और हमारे तहफुज़ात हैं, सिंध के अंदर रहते हैं, हमारी इज्जत है, हमारा वोट बैंक है। 2,91,000 वोट लिए हैं PTI ने से, दादू से। कराची वालों ने कितने लोग वोट लिए, हमने कितने लिए हैं? बाकी सिंध के अंदर 15 लाख वोट मिले हैं, तो उनसे मशवरा भी नहीं करना चाहिए आपको? क्या बात है ये? अगर आपको नहीं सुना जाता, आपसे कंसल्टेशन नहीं होती, मुशावरत का हिस्सा नहीं बनाया जाता, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा लियाकत जतोई साहब? और आपके साथ कितने लोग मौजूद हैं जो इसी नजरिए के हामिल? मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे सब दोस्त हैं, हम ख्याल हैं, हम बैठ के जो फैसला करेंगे वो लाएमल बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको बताते हैं। नहीं, आपके साथ कितने लोग हैं, और आपके ख्याल में अगर आप लोगों को नहीं सुना जाता तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेनेट इंतखाबात में क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है? वाली बात तो आप कर रहे हैं ना, हमने तो कहा है कि हमें सुना जाए, और हम सारे ग्रुप काफी सिंध के लोग हैं, जो इंटीरियर के लोग हैं, तहफुज़ात हैं, हमें नहीं सुना गया, तो मैंने आपको बताया कि हम लोग फिर मिल रहे हैं, हम अपना लाएमल बनाएंगे मेरे भाई। अच्छा, अगर आपको बुलाया जाता है तो क्या कोई वीडियो एविडेंस, कोई शवाहिद लेकर जाएंगे आप इस हवाले से? अब बार बार वही बात कर रहे हैं, जिसका मेरा ख्याल है कि अगर कोई किसी को पैसे देता है तो हमसे पूछ के देता है, तो बताएं मुझे, आप बताएं पाकिस्तान में आज तक हुआ है ये? नहीं, लेकिन इस पे जो भी होगा यकीनन को सब्सटेंशियल एविडेंस। बार बार यही सवाल कर रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि आप JIT करवा लें, उनको कोर्ट में जाने दें। हमने कहा है, सारी दुनिया कर रही है, राजस्थान के लोगों से पूछे, सारी सिंध, आज 2-3 एंकर ने कहा है, वो तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, गाड़ियां बाड़ियां वो पता नहीं क्या हुआ है। ये पंडोरा बॉक्स खुले, बलूचिस्तान में भी हम भी जा रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट लियाकत जतोई साहब, मुझे ये बताएं कि इसकी इंप्लीकेशंस आप पार्टी के लिए क्या देख रहे हैं? अगर ऐसी डिस्क्रिपेंसीज सामने आती हैं, जो आप कह रहे हैं वो सच साबित हो जाता है, तो इसके इंप्लीकेशंस पार्टी के लिए, खासतौर पे जो सिंध की पॉलिटिक्स है और उसके बाद अल्टीमेटली नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स, सेनेट, अपर हाउस की बात हो रही है, क्या इंप्लीकेशंस होंगे? क्षमता था कि हमने निशानदही कर दी है खुले लफ्जों में, वरना ये मुझे बताएं कि सैफुल्लाह साहब को टिकट मिला क्यों? 6 महीने पहले पार्टी में जो आता है उसको टिकट मिलता है? पार्लियामेंट बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया? मुझे बताएं ना, खदशात हैं, हम तभी तो इल्जाम तराशी कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं, सारी सिंध कर रही है, मैं अकेला नहीं हूँ, हम सब जाएंगे कोर्ट में, ये जाए तो हम भी जाएंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया लियाकत जतोई साहब। ऐसी तरह से आपको ये सारे मसाइल हल करने चाहिए।
ठीक है? ऑल राइट जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लियाकत जतोइत मौजूद थे, पार्टी से नाराज दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें सुना नहीं जा रहा है और इस पर GIT कॉन्स्टिट्यूट कर ले, तमाम तर जो मामला है वो सामने आ जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब ये सिर्फ सिंध का मामला नहीं है, बलोचिस्तान से भी खिलाड़ी पार्टी की आदत से खुश नहीं है। उन्हें शिकवा है कि उन्हें मुलाकात का मौका नहीं दिया जा रहा है। इस हवाले से सरदार यार मोहम्मद वरिंद ने एक बात की है, वो क्या कह रहे हैं जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। सालों गुजर जाते हैं, खान साहब से मुलाकात नहीं होती और जो बलूचिस्तान के मामलात है उसमें हमसे मुशावरत नहीं की जाती। बलूचिस्तान के अवाम के साथ हम ये कमिटमेंट करके आते हैं आपके मफादात का हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जब वो चीजें ना हो रही हों तो नेचुरली इंसान को अफसोस भी होता है और दुख भी होता है। खान साहब ने हमें फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। मैं एक मिनिस्टर जरूर हूँ उनकी कैबिनेट के अंदर और मैं पार्लियामानी लीडर होने के बावजूद भी जो फैसले किए जाते हैं उसमें मुझे एतमाद में नहीं लिया जाता। सबसे बड़ी जो ज्यादती हुई है वो ये हुई है कि यहाँ पे जो पार्लियामानी कमेटी बनाई गई उसमें बलूचिस्तान की कोई नुमाइंदगी ही नहीं है। जिन शिकायत की वजह से और जिन जमायतों की जो कौमी जमायतें थी उनको छोड़ के हम PTI जैसी जमायत में आए थे तो हमें यही तौका थी कि यहाँ पे हम बलूचिस्तान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे, मगर अफसोस है कि ऐसे नहीं हुआ। सिर्फ टीवी पे ये देखा कि जी 70 करोड़ का रेट चल रहा है, वो किधर है, किसने दिया है, किसने लिया है। अब कादिर जैसे पैराशूटर्स को भी टिकट यहाँ मिले और यहाँ के लोग बैठ के यहाँ खान साहब की अपनी वो कादिर को अपने सर पे उठा के लाए। मैं एज ए पार्टी का प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैंने तो कभी उसको अपनी आंखों से नहीं देखा कि वो पार्टी में था, कभी आया, क्या हुआ। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि सादिक संजरानी का PTI के साथ क्या ताल्लुक और वो खुद कौन होते हैं, खुद उनका सियासी बैकग्राउंड क्या है। और मैं ये भी समझता हूँ कि एज ए चेयरमैन सेनेट वो उनका जो रोल है बलूचिस्तान में वो पसंदीदगी की नजर से नहीं देखा जा रहा है। 3 तारीख तो फैसला कुन तारीख है। बहुत सारे असरात सिर्फ बलूचिस्तान नहीं पाकिस्तान की सियासत पे पड़ेंगे। तो अभी इस वक्त मैं उस पर कमेंट नहीं दे सकता, आने वाले वक्त पे फिर मैं आपको बताऊंगा। पार्टी के अपने लोग जिन रिजर्वेशंस का इजहार कर रहे हैं, ये रिजर्वेशन बड़ी संगीन, बड़ी संजीदा नौयत की हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान असम्बली तो वजीर आजम से मुलाकात करना नहीं चाहते, बल्कि उनकी नज़र में वजीर आजम ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। इस हवाले से परवेज खटक साहब के भाई लियाकत खटक इज वेरी मच अप अगेंस्ट PTI, वो क्या कह रहे हैं उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। मैं मिनिस्टर नहीं हूँ, मिनिस्ट्री आती है जाती रहती है, इस पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख लें कि लोग यहाँ जश्न का समा है और क्या नाम है वजारत पे में कोई दुख नहीं है, क्योंकि एक बेख्तियार वजारत से अच्छा कि ना हो। PTI के वर्कर्स खफा थे यहाँ नौशहरा में, तो उनमें से बहुत सारों ने अपनी मर्जी के मुताबिक जिसे उम्मीदवार की हमायत करना चाहते थे उन्होंने कर दी। अब इन 3 सूबों के बाद अगर पंजाब की बात की जाए तो यहाँ से नाराज MPAs अपना उम्मीदवार लाने के लिए कोशा है, जबकि उन्होंने ऑपोजिशन से राब्ते भी शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से ख्वाजा दाऊद सुलेमानी का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, वो पहले ही कह चुके हैं पार्टी उहदेदारान की नाराजियां, दोस्तों के गिले हों या MNAs और MPAs के शकवे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मसाइल का शिकार दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी जानिब अवाम भी हुकूमत की कारकर्दगी से कोई ज्यादा खुश दिखाई नहीं देते हैं। रोटी आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही है। चीनी ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। बिजली के बिल की सूरत में आवाम पर बिजली गिराई जा रही है। अद्वियात खरीदने से कासिर हैं लोग, रोटी और जान के लाले पड़े हुए हैं। एक ऐसे दौरे हुकूमत में अवाम परेशान हाल है जिसके वजीर आजम ने अवाम को इक्तदार में आने के लिए हसीन ख्वाब दिखाए थे। इस हवाले से वजीर आजम क्या कहा करते थे उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। जब बिजली महंगी होती है सब कुछ महंगा हो जाता है। आप अवाम का खून चूस रहे हैं। इन्होंने बिजली की कीमत क्यों बढ़ाई? आपके ऊपर डाका मारा इन्होंने। मैं नवाज शरीफ प्रोटेस्ट कर रहा हूं, पाकिस्तानी शहरे हुए, मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। जब हुक्मरान करप्शन करता है वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। इन वादों के साथ साथ वजीर आजम ने अवाम से एक और वादा किया था और वो वादा था इक़्तिदार और इख्तियार की निचली सतह पर मुंतकिली का। ये वादा क्या था वो वादा भी आपके सामने रखते हैं। हमारे मुल्क में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चल ही नहीं रहा सही तरह। हम अब नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आए हैं और इसकी जैसी इलेक्शन होगी ये बिल्कुल एक इनकलाब आ जाएगा। गाँव के लोग अपने लोकल नुमाइंदे इलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट फंड उन लोगों को जाएगा। अब लाहौर होगा, कराची होगा, पेशावर, जो बड़े शहर होंगे, इनके अपने इलेक्शन होंगे, इनकी अपनी गवर्नमेंट बनेगी। लोगों के मसले शहर के अंदर हल होंगे, जो कि लंदन में होता है और पेरिस में होता है।
तो आज वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने भी अपनी एक ट्वीट में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में ताखीर को अपनी बड़ी गलती करार दे दिया है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या इस गलती का अजाला मुमकिन है? क्या तहरीक इंसाफ के पास अपनी गलतियां सुधारने का वक्त है? क्या अवामी गैज़ो गज़ब तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल पैदा करेगा? सवाल यह भी है कि इन हालात का फायदा कौन उठा रहा है, इन हालात का बेनिफिशरी कौन है? सेनेट इंतखाबात से कबल ज़िमनी इंतखाबात के नताइज हुकूमत के लिए हौसला अफजा नहीं है। बज़ाहिर हुकूमत के अंदरूनी झगड़ों और अवामी मसाइल से बराह रास्त फायदा अपोजिशन उठाती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब में सूबाई असम्बली की 2, सिंध में 2 और पशीन और नौशेरा में 1-1 नशिस्त अपोजिशन ने जीत ली है। हुक्मरान जमात को इन 6 नशिस्तों पर शिकस्त का सामना करना है, जबकि कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने 1-1 नशिस्त जीती है। इसी दौरान NA-75 का इंतखाब भी एक मौमा बन चुका है। आज इसी हवाले से इलेक्शन कमीशन में नून लीगी उम्मीदवार नौशीन हामिद की दरखास्त पर समाअत हुई है। चीफ कमिश्नर सुल्तान राजा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन की 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। रिटर्निंग ऑफिसर ने बेंच को बताया कि हल्के के 360 पोलिंग स्टेशन में से 337 पोलिंग स्टेशन के नताइज 3:30 बजे के करीब मौसूल हो चुके थे, लेकिन 20 प्रिजाइडिंग अफसरान से राब्ता नहीं हो पा रहा था। एक प्रिजाइडिंग अफसर के अलावा किसी का फोन नहीं मिल रहा था। इन अफसरान को गाड़ियां भी फराम की गई थी और यह मुमकिन नहीं था कि अफसरान अकेले हों, उनके साथ पुलिस एहलकार भी थे। आरओ के मुताबिक 20 मुश्तबा पोलिंग स्टेशन से 4 क्लियर हैं। जो नतीजा एजेंट्स को दिया गया वही नतीजा दुरुस्त निकला। बेंच के एक रुकन ने रिटर्निंग अफसर से इस्तफसार किया कि अगली सुबह जब पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसरान ताखीर से पहुंचे तो क्या उन्होंने उन अफसरान से पूछगछ की, जिस पर रिटर्निंग अफसर का कहना था कि उनमें से किसी ने मौसम की खराबी और किसी ने गाड़ी के खराब होने की वजूहात बताई। जब बेंच की तरफ से आरओ से यह इस्तफसार किया गया कि क्या उन्होंने गाड़ी के ड्राइवर से भी गाड़ी की खराब होने की तस्दीक कराई, तो आरओ ने कोई जवाब नहीं दिया। रिटर्निंग अफसर बेंच की तरफ से पूछे गए इस सवाल का जवाब भी नहीं दे सके कि क्या धुंध से मुताल्लिक उन्होंने महकमा मौसमियात से रिपोर्ट तलब की थी। बेंच की तरफ से आरओ से यह सवाल भी किया गया कि क्या इन अफसरान की लोकेशन मुख्तलिफ मोबाइल कंपनियों से मालूम कराई गई थी। इसका भी आरओ ने कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने बात जुमेरात तक मुलतवी कर दी है। उधर नून लीग के वकील सलमान अकरम राजा ने बेंच से दोबारा इंतखाबात कराने की इस्तदा की है, जबकि मीडिया से गुफ्तगू में भी लीगी रहनुमाओं ने भी 20 पोलिंग स्टेशन की बजाय सारे हल्के में दोबारा इंतखाबात का मुतालबा कर डाला है। NA-75 में री इलेक्शन कराया जाए, इंतखाबी नताइज को वाइड करार दिया जाए। PTI की अनपॉपुलरिटी पीक पे है, कोई ज़िमनी इलेक्शन इन्होंने नहीं जीता। रमसे साहब ने कहा जी कि 20 में रीपोलिंग करा लें। बात रीपोलिंग की नहीं है, बात इस हुकूमत की है। हर किस्म की दोस्त धांधली करने पे तैयार है। जब हुकूमत खुद इलेक्शन चोरी कर रही हो, इंतखाब का इदारा है करप्शन में मुलव्वस है, उसको कौन पूछेगा? वजीराबाद और डस्का में इलेक्शन चुराने की कोशिश की गई है। डस्का का इलेक्शन चैलेंज है इलेक्शन कमीशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वाक़े की मुकम्मल छानबीन करके जो सरकारी एहलकार इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे उन्हें इबरत का निशान बनाया जाएगा। ऑपोजिशन की तरफ से बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं और वो सवालात हुकूमती कारकर्दगी पर भी हैं। हुकूमत के लिए एक टेस्ट केस भी है NA-75। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपके वक्त के लिए। नदीम कुरैशी साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि वो हुकूमत जो पॉपुलर वोट लेकर आई थी और ये क्लेम करती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पॉपुलर वोट मौजूद हैं, क्या वाकई वो हुकूमत अब अनपॉपुलर हो गई है पब्लिक के अंदर? जी नदीम कुरैशी साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी नदीम कुरैशी साहब, बड़ा सादा सा सवाल है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जो क्लेम करती थी कि वो अवाम का पॉपुलर वोट लेकर आई है, क्या वो अब अवाम में अनपॉपुलर हो गई है? क्योंकि बाई इलेक्शंस के जो रिजल्ट हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उसमें कोई रावी चैन नहीं लिख रहा है। दे आर वेरी मच अगेंस्ट PTI और लग रहा है कि अवाम ने एक रेफरेंडम भी किया है अगेंस्ट PTI। नदीम कुरैशी साहब को दोबारा ट्राई करने की कोशिश करें। नदीम कुरैशी साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ये आपकी ऑडियो के साथ कुछ और ऑडियो मिक्स है। मैं आपसे सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, ये BGM जो है इसको गिरा दें प्लीज, टेक्निकल टीम से मैं कहूंगा। नदीम कुरैशी साहब, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या अवामी मकबूलियत लूज की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? अच्छा, आपकी ऑडियो बिल्कुल समझ नहीं आ रही, ऑडियो के साथ कुछ और आवाज मिक्स आ रही है आपकी।
नदीम कुरैशी साहब को दोबारा मिलाने की कोशिश करते हैं, टेलीफोन लाइन पर ले लें अगर आप स्काइप पर नहीं फिक्स कर सकते हैं, और जो बीजीएम है इसको गिराने की कोशिश करें। बहरकैफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से बहुत सारे सवालात हैं जहां पर ऑपोजिशन इल्जामात लगा रही है, NA-75 में धांधली से मुताल्लिक दोबारा इंतखाबात का मुतालबा किया जा रहा है, तो हुकूमत इस मौक़िफ़ को ऑपोजिशन का यू टर्न करार देते हुए सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाबात की हामी दिखाई दे रही है। इस हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने आया है, हुकूमत 23 स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की बात कर रही है। वो क्या कह रहे हैं जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। इमरान खान का हमेशा ये बात रही है, वो इलेक्शंस को बिल्कुल गैर जानबदार और ट्रांसपेरेंट शफाफ बनाना चाहते हैं। PMLN को एतराज़ है 20 या 22 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर आप वहाँ पे इलेक्शन करवा लें। PMLN ने फिर अपना मौक़िफ़ एक दफ़ा बदल लिया और कहा कि नहीं, पूरे हल्के के अंदर जो है वो इलेक्शन जो है वो होना चाहिए। खरीदो फरोख्त की रिवायत कायम करने वाली पार्टी आज सीख पा है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये उनका पैदाइशी हक है कि वो जो इलेक्शन जीते कहें कि ये ठीक है और जो हारे तो वो उसमें धांधली हुई है। एहसन इकबाल साहब RO ऑफिस में बैठे थे, मियां जवेल लतीफ साहब बैठे थे, 337 पोलिंग स्टेशन तक बिल्कुल इलेक्शन ठीक चल रहा था। वो तमाम नताइज PMLN एक्सेप्ट कर चुकी थी। 23 पोलिंग स्टेशंस की ये लोग बात कर रहे थे। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इन्होंने यू टर्न लिया और पूरा इलेक्शन के ऊपर सवालात उठा दिए। अब सवाल तो उठता है कि ज़िमनी इंतखाबात में PDM उम्मीदवारों की कामयाबी किसके बयानिए की फतह है। NA-75 इंतखाबात पर हुकूमती वजाहतें ये क्या कह रही हैं, इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। नदीम कुरैशी साहब फाइनली इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गालिबन इंटरनेट स्ट्रेंथ जो है वो पूरा हमने आपको टेलीफोन लाइन पर लिया है। मुझे बताइएगा सर कि क्या पॉपुलर वोट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती थी वो अब अनपॉपुलर हो रहा है, आवाम के अंदर मकबूलियत खो रही है आपकी जमात? जी नदीम कुरैशी साहब। जी नदीम कुरैशी साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? जाती बेनिफिट उठाए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉपुलर वोट इंटैक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें इजाफा हुआ है। आप तमाम ये बाई इलेक्शन का रिजल्ट देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स ने 2018 में जो वोट किया था, टक्का में देख लें, आप वजीराबाद में देख लें, आप कुरम में देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बड़ा है। मैं आज भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का वो आम आदमी जिसको महंगाई की वजह से चैलेंजेस का सामना है, जिसको महंगाई की तकलीफ है, वो हमारा टारगेट है कि हम उसकी तकलीफ को किसी भी तरह से जल्द अज जल्द उसको रिलीज करें, उसकी तकलीफ को उसको पुरसकून हालात पे ले आए। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, अब क्लेम्स का वक्त तो मेरा ख्याल है गुजर गया है। सेनेट इंतखाब आप जा रहे हैं, अगला एक साल आपका जनरल इलेक्शन की प्रेपरेशन में गुजर जाएगा। अब ये जो तमाम तर फिक्सेस थे, जो करेक्टिव रिफॉर्म्स की बात होती थी, इस्लाहात की बात होती थी, मेरा ख्याल है वो वक्त तो आपने गुजार दिया है। क्या आपको लग रहा है कि अवाम में जिस वक्त आप जाएंगे तो उस वक्त अवाम जो है वो ये बात मानेगी, वही क्लेम्स, वही वादे जो आप 2018 के इंतखाबात से पहले किया करते थे, जब 2023 के लिए जा रहे होंगे तो अवाम आपको मानेगी, मुस्तरद नहीं कर देगी? बाई इलेक्शंस की जहां तक आप बात कर रहे हैं, नौशेरा में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, सिंध के अंदर जो कुछ है आपको 4 गुना कम वोट पड़े हैं, पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा है वह भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रिटेन करती हुई दिखाई दे रही है। रेहान, एक पॉइंट जरूर है, पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की पिछले 30 साल की जमहूरी तारीख में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली पॉलिटिकल पार्टी कि जिसके अपनी गवर्नमेंट में किसी बाई इलेक्शन में शिकस्त हुई। शौकत अजीज साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के एक टेक्नोक्रेट थे, तीनों नशिस्तें जीत गए थे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की अवाम इस वक्त दुनिया की सबसे बाशऊर कौमों में से एक कौम बनने जा रही है। पाकिस्तान के लोगों को पता चल गया। यही तो सवाल कर रहा हूँ नदीम कुरैशी साहब कि इसका मतलब है कि अवाम को अगर आपने फ्री एंड फेयर माहौल फराहम किया तो अवाम ने तो मुस्तरद कर दिया ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। रेहान, मैं आपको कर्ज करूँ, आप सिर्फ एक चीज को वॉच करें कि PDM की तहरीक में कितनी लच्छेदार बातें की मौलाना साहब ने, मरियम ने, दीगर लोगों ने। पाकिस्तानी अवाम बाहर नहीं निकली, पाकिस्तानी अवाम ने कोयटा से पेशावर तक, दिलकत से कराची तक PDM की तहरीक को, उस मूव को मानने से इनकार। लेकिन अल्टीमेटली तो PDM भी फायदा उठाती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी सिचुएशन का कोई ना कोई लूजर और कोई ना कोई बेनिफिशियरी होता है। इस तमाम तर सिचुएशन का बेनिफिशियरी मुझे PDM और आप लूजर PTI दिखाई दे रही है। अब 3 मार्च आ रही है सर, सेनेट इंतखाबात के अंदर जो कुछ होने जा रहा है उससे पहले आपके अपने दोस्तों ने आप पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। लियाकत जतोई साहब 35 करोड़ की बात कर रहे हैं, सरदार यार मोहम्मद रेन साहब जो बात कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। कोशिश की जा रही है।
आप देखेंगे परवेज खटक साहब के भाई जो कुछ कह रहे हैं वो भी आपके सामने, पंजाब से ख्वाजा दाऊद सुलेमानी जो कुछ कह रहे हैं वो भी आपके सामने है। साहब की पार्लियामानी पार्टी फेडरल में, प्रोविंशियल दोनों में, केपीके में, पंजाब में, इवन सिंध और बलूचिस्तान में इंशाल्लाह ताला हम आपको हैरान कुन नताइज देंगे। ये सारी अफवाहें दम तोड़ देंगी। जिस जमात का लीडर इतना बहादुर होकर परसों तक पीएमएलएन डक्का के इलेक्शन के हवाले से मुतालबा कर रही थी कि 20 पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन दोबारा करवा दे, कल इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि आप आए 20 पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन नहीं, वो तो कह रहे हैं कि सारे हल्के में दोबारा इलेक्शन कराएं को देते हैं। ये आम कमजोर नफ्स का लीडर ये नहीं कर सकता, शॉर्ट टर्म पॉलिसी वाला लीडर ये बातें नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ पाकिस्तानी अवाम को अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तानी कौम की डे बाई डे बढ़ रही है। लोगों ने बरगलाया, लोगों ने झांसा दिया, लोगों ने पूरा एक माहौल क्रिएट किया पाकिस्तान भर में कि लोगों को उकसाया जाए। नदीम कुरैशी साहब, आपके कुछ लोगों को इस बात का इदराक हो गया है कि जो इस्लाहात हम करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात हमें पहले साल ही करा लेने चाहिए थे, लेकिन हम नहीं करा पाए, जो उनकी गलती है। अगर कबूतर की तरह आंखें बंद रखेंगे तो मेरा ख्याल है कि मजीद वक्त जो रह गया है थोड़ा बहुत वो भी गुजर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि लाहौर का कचरा उठाने पर करप्शन के हकाइक क्या हैं और फिर असल हकाइक पर पर्दा कौन डाल रहा है। इस मामले को उठाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन मलिक अमजद नून ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को अपना इस्तीफा पेश किया। उन्होंने अपने इस्तीफे में सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल पर इल्जामात आयद किए हैं। उन्होंने अपने खत में कंपनी में 110 अरब रुपए की करप्शन के खदशे का इजहार भी किया है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि मियां असलम इकबाल इंतजामी मामलात में मुदाखलत करते हैं। उन्होंने मैट्रिक पास फर्द को जनरल मैनेजर ऑपरेशंस तैनात किया। बाद सबा टीवी को एक इंटरव्यू में उन्होंने वही इल्जामात फिर से दोहराए। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखता है। कॉन्ट्रैक्ट आना है, उसकी तकरीबन कीमत 110 अरब होगी। अब इतनी बड़ी अमाउंट है और उस अमाउंट के पीछे इतनी लॉबीज हैं और इतने लोगों के पर्सनल गलत इंटरेस्ट हैं। अब इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए गुज़श्ता रोज हमारी टीम ने मलिक अमजद नून से राब्ता किया। उन्होंने ये कहकर प्रोग्राम में शिरकत से माजरत कर ली कि आज वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात करने जा रहे हैं, इसलिए वो इस मामले पर मजीद बात नहीं कर सकते हैं। मलिक अमजद नून ने आज प्रोग्राम में शिरकत की हामी भरी। उनके साथ इंटरव्यू के लिए वक्त मुकर्रर हो गया। हमारी टीम रिकॉर्डिंग के साजो सामान समेत उनकी रिहाइशगाह पर पहुंची। रिकॉर्डिंग के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए, लेकिन जो ही हमारे कैमरामैन उनके घर पहुंचे तो मलिक अमजद नून ने बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस मामले पर बाद में गुफ्तगू करने का कहा। हमें मलिक अमजद नून से चंद सवालात के जवाबात दरकार थे, अगर वो नहीं दे सकते हम ऑन एयर कर रहे हैं। अगर इसका जवाब वो अब देना चाहें तो अब भी हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। जो जवाब नाजरीन जानना चाहते हैं, यकीनन नाजरीन की इंफॉर्मेशन के लिए भी जरूरी है, लेकिन चेयरमैन LWMC ने न जाने क्यों जवाबात देने से माजरत की है। वो जवाब देने से क्यों कतरा रहे हैं। चेयरमैन LWMC अमजद नून ने जो पहला इल्जाम आयद किया है वो साबिक GM ऑपरेशंस आसिफ नसीर की गैर कानूनी तकर्री और उनकी तालीमी काबिलियत था। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि GM ऑपरेशंस की तालीमी काबिलियत सिर्फ मैट्रिक है, शायद मैट्रिक भी नहीं है। वो उस खदशे का इजहार कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, जरा उनका इल्जाम आपके सामने रखता है। एक मैट्रिक पास बंदा, मैट्रिक भी पता नहीं फेल या पास, उसको आप उठा के GM ऑपरेशन लगा देते। अब ये बिल्कुल नैब का केस बनता है। अब हमारी तहकीकात के मुताबिक आसिफ नसीर की तालीमी काबिलियत मैट्रिक नहीं है, बल्कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री होल्डर हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वो डिग्री भी रखते हैं आसिफ नसीर साहब की। उनकी डिग्री की नकल आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर अभी देख सकेंगे। वो बैचलर डिग्री अगर प्रोड्यूसर साहब आप चला सके जो आसिफ नसीर साहब की है, ये जो एक वर्किंग पेपर है वो आप चला रहे हैं। आसिफ नसीर साहब की बैचलर्स की डिग्री जो है उसका स्क्रीनशॉट जरा सामने रखें ताकि पता चल सके कि आसिफ नसीर साहब की बैचलर्स डिग्री जो आज़ाद सोर्स से में मैसर आई है, मिली है, जरा उसका जवाब क्योंकि हमें चाहिए चेयरमैन LWMC से। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वो बैचलर्स डिग्री भी अगर प्रोड्यूसर साहब को मिल जाए तो बराए मेहरबानी चला दीजिएगा। इसी तरह टेलीविजन स्क्रीन पर साबिक GM की जो CV है वो भी आपको दिखाते हैं कि वो क्या है, जिसमें वाज़ेह तौर पर दिखाई दे सकता है कि उन्होंने 1982 में लाहौर बोर्ड से मैट्रिक किया। लाहौर बोर्ड से ही उन्होंने 1986 में ICOM की डिग्री हासिल की। आसिफ नसीर से 1991 में पंजाब यूनिवर्सिटी से BA किया था। इसी तरह वो 8 के करीब प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर चुके हैं। वो ज़िला इंतजामिया में अहम ओहदों पर भी तैनात रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हमने चेयरमैन LWMC से इसी बारे में पूछना था कि वो किन बुनियादों पर GM ऑपरेशंस की डिग्री और तकर्री को चैलेंज कर रहे हैं। मलिक अमजद नून को GM ऑपरेशंस की काबिलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात है। ये वो डिग्री है जी और साथ ही CV है जो आप देख रहे हैं आसिफ नसीर साहब का। शुक्रिया प्रोड्यूसर साहब। अब उनकी तैनाती को वो सिफारिश करार दे रहे हैं आसिफ नसीर साहब की। अब आपको उनकी तकर्री और कारकर्दगी के बारे में
LWMC की रिपोर्ट के तनाजुर में हकायक बताते हैं कि जितनी देर तक आसिफ नसीर साहब GM ऑपरेशन रहे हैं, भले एक माह के लिए रहे हैं, इस दौरान कारकर्दगी क्या रही है, ये वही हकायक है जो आज हम चेयरमैन मलिक अमजद नून के सामने रखना चाह रहे थे, मगर शायद उनके पास इन हकायक का कोई जवाब नहीं है। आसिफ नसीर को जनवरी को GM ऑपरेशन तैनात किया गया, जबकि उन्हें ठीक एक माह के बाद ओहदे से हटा दिया गया। इस एक माह की कारकर्दगी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं जी। आसिफ नसीर के GM ऑपरेशन तैनाती के एक माह के दौरान कंपनी ने 33% गाड़ियों की मरम्मत करके गाड़ियों की तादाद 360 तक पहुंचा दी। इसी दौरान कंपनी की वर्कशॉप्स के 2 सीनियर मैनेजर्स को काम में गफलत के बायस फारिग किया गया। 600 से ज्यादा घोष मुलाजमीन दरियाफ्त करके उन्हें दोबारा काम पर लगाया गया। 500 के करीब गाड़ियों के लिए 1260 ड्राइवर्स होने का इंकशाफ हुआ। PSO की जानिब से फराम करदा पेट्रोल में 85,000 लीटर का फर्क जो है वो तलाश किया गया कि 85,000 लीटर की डिस्क्रिपेंसीज पाई गई हैं, यानी इससे पहले 85,000 लीटर पेट्रोल का गबन किया जा रहा था। यहां यह बात इंतहाई अहम है कि 6 दिसंबर 2020 को लाहौर में कचरे के मसाइल पर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके थे। अगर गुज़श्ता साल दिसंबर में शहर लाहौर कचरे के मसाइल को याद किया जाए तो शहर की गलियां कूड़े से भरी हुई थी, सड़कों और नालियों से ताफुन उठ रहा था, बदबू के बाद शहर में चलना महाल हो चुका था। हुकूमत की जानिब से रोज कूड़ा उठाने के दावे किए जाते लेकिन कुछ भी नहीं बदला। इन्हीं मसाइल के दौरान 12 जनवरी को वजीर आला ऑफिस से जारी एक नोटिफिकेशन के जरिए मियां असलम इकबाल को शहर में सफाई की निगरानी के लिए मामूर किया गया, केयर टेकर लगाया गया। 13 जनवरी को आसिफ नसीर GM ऑपरेशन तैनात हुए। शहर से कूड़े के ढेर खत्म होना शुरू हो गए, गलियों में सफाई नजर आने लगी और इन्हीं इकदामात का क्रेडिट चेयरमैन LWMC मलिक अमजद नून खुद ले रहे हैं। उन्होंने वजीर आला के नाम एक खत में इसका इजहार भी किया है। इन हकायक और इस रिपोर्ट के बाद चंद नकात जिनका जवाब नाजरीन के लिए और कौम के लिए इंतहाई ज़रूरी है वो चेयरमैन LWMC दे सकते हैं। आसिफ नसीर की तकर्री 13 जनवरी को हुई। हमारी मालूमात के मुताबिक वो नोटिफिकेशन भी हमारे पास मौजूद है। 13 जनवरी को आसिफ नसीर की तकर्री होती है, जबकि इस फैसले को 18 फरवरी को वापस ले लिया जाता है। उनकी तकर्री की मंजूरी बोर्ड ने दी। एक माह तक चेयरमैन खामोश तमाशाई क्यों बने रहे, क्योंकि ये सब कुछ तो बोर्ड के इंडोर्समेंट के साथ हुआ था। मियां असलम इकबाल ने 2 माह से केयर टेकर का चार्ज संभाल रखा। गुज़श्ता 2 माह से चेयरमैन की मानी खेज खामोशी भी कई सवालात खड़े कर रही है। क्या आसिफ नसीर की तैनाती के लिए चेयरमैन पर कोई दबाव था या वो खुद इस तैनाती का हिस्सा थे, सारे प्रोसेस का, इस सारे अमल का हिस्सा रहे? GM की डिग्री उनकी तकर्री के वक्त दिखाई क्यों नहीं गी? आज कौमी अखबारात में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी के हवाले से बड़े बड़े इश्तिहारात दिए गए हैं। अगर आप आज के अखबारात उठाकर देख लें तो उसमें निस्फ सफ़े के ऊपर LWMC के इश्तिहारात चल रहे हैं। क्या चेयरमैन ने ये इश्तिहारात वज़ीर आला से मुलाकात से कबल, क्योंकि आज वज़ीर आला से उन्होंने मुलाकात की है, इस मुलाकात से कबल अपनी महज कारकर्दगी दिखाने के लिए जारी किए? ये कारकर्दगी महज 1 माह की है और इसी 1 माह के काम को वो सियासत और धौंस धमकी करार दे रहे हैं। आज हमारी कोशिश थी कि चेयरमैन LWMC बारे जाने के सैकड़ों घोष मुलाजमीन 13 जनवरी से कबल दरियाफ्त क्यों नहीं हुए, 1200 ड्राइवर्स इससे पहले कहां थे, दर्जनों गाड़ियां इस्तेमाल में क्यों नहीं थी, जो कूड़े के लिए मुख्तलिफ गलियों में रखी गई थी सैकड़ों ट्रॉलीज वो काबिल इस्तेमाल क्यों नहीं थी? क्या वजीर आला ऑफिस से दबाव आने के बाद उन्होंने एक अफसर की कुर्बानी देकर अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की है? हमारे पास इस हवाले से कई नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, वो शवाहिद हैं। हम कल भी इस मामले पर हकायक नाजरीन के सामने रखेंगे। हमारा प्लेटफॉर्म चेयरमैन LWMC के लिए हाजिर है। हम उनका मौक़िफ़ अवाम के सामने रखना चाहते हैं कि वो आए और बताएं, इसको क्लैरिफाई करें। अवाम के सवाल चेयरमैन LWMC के सामने रखेंगे। हम उनको दोबारा उनसे राब्ता भी करेंगे, दोबारा उन्हें दावत भी देंगे कि आए और अवाम को नए हकायक से आगाह करें और बताएं कि असल हकायक क्या है। चेयरमैन LWMC उनकी मानी खेज खामोशी क्यों रही है और इस वक्त वो जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो आसिफ नसीर पर लगा रहे हैं या मियां असलम इकबाल पर लगा रहे हैं, तो उन इल्ज़ामात में किस हद तक सदाकत है। हम चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पर आएँ और आकर अवाम को इन तमाम तर सवालात का जवाब दें। अभी एक ब्रेक लेंगे जी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि IG सिंध की तब्दीली PTI के लिए अहम क्यों है। बड़ा अहम मामला है जी। इस मामले पर बात करेंगे हलीम आदिल शेख साहब की, जो ऑपोजिशन लीडर है, उनकी साहबजादी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगी। हमारे साथ रहिएगा। सिंध असम्बली में ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख पर मुबैना तशद्दुद के बाद वफाक और सिंध हुकूमत आमने सामने दिखाई दे रही है। इल्जामात आयद किए जा रहे हैं कि हलीम आदिल शेख पर तशद्दुद किया गया है, जिस पर IG सिंध की तब्दीली से मुताल्लिक भी बात हो रही है। अब वज़ीर आज़म दौरा श्रीलंका पर है, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि जब वो वापस आएंगे तो ये मामला काबीना में रखा जाएगा और इस मामले पर काबीना में बात होने के बाद
आईजी सिंध की तब्दीली से मुताल्लिक कोई फैसला भी सामने आएगा। ये क्या मामला है, इसी मामले पर बात करेंगे। हलीम आदिल शेख सादी, आयशा हलीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा साहबा आपके वक्त के लिए। आयशा साहबा, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आपकी क्या रिजर्वेशंस हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं खासतौर पर हलीम आदिल शेख साहब के अहले खाना के, कि उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है पुलिस कस्टडी के अंदर? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें सबसे ज़्यादा थ्रेट अपने पापा की सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी, उनकी लाइफ का है। पिछले एक हफ्ते में उनको 3 दफ़ा असैसिनेट करने की कोशिश की है। पहले तो जनवरी 2018 से सिंध गवर्नमेंट आफ्टर पापा स्पोक अप अगेंस्ट, उन्होंने एक रैली निकाली शुगर की माफिया के अगेंस्ट। उसके बाद से वो अलग अलग तरीके से कभी कोई फॉल्स केस करा दिया, कभी एंटी करप्शन का केस जो उन्होंने रद्द कर दिया वहाँ से। लेकिन जब से मेरे फादर ऑपोजिशन लीडर बने उसके बाद से उन्होंने डायरेक्टली उनकी लाइफ थ्रेट करने की कोशिश की। सबसे पहले उनकी जो लीगली मैंडेटेड सिक्योरिटी एज ऑपोजिशन लीडर जो दी गई थी उनसे वापस छीन ली गई। फिर PS 88 के इलेक्शन 16 फरवरी को उनके ऊपर अटैक कराया गया। उस अटैक में उनकी गाड़ियों के ऊपर फायर कराई गई और उनके ऊपर फायरिंग कराने के बाद उन्हीं को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद पहले जैसा आपको पता होगा उनकी सेल के अंदर जब वो पुलिस कस्टडी में थे एक जहरीला सांप छोड़ा गया। उसके बाद जब वो जुडिशियल कस्टडी में होके सेंट्रल जेल गए, उसके ऊपर एक 50 से 60 लोगों का मॉब था जिसने उनको अटैक किया एज सून एज ही एंटर्ड। वो पीपल्स पार्टी के एफिलिएटेड प्रिजनर्स थे और हमें ये भी बताया गया, हमें मालूम हुआ है कि 2 बजे प्रिजन को उन्होंने ब्लॉक कर दिया था, उन्होंने सील कर दिया था और उनके चुने हुए लोग जो प्रॉपर्ली पूरा एक दिस इज प्री कैलकुलेटेड, प्री मैडिटेटेड, उनको पता था हलीम आदिल शेख इस वक्त एंटर हो रहा है। उनको पता था कि हलीम आदिल शेख खाली एक सिपाही के साथ उधर गया है और जैसे ही वो एंटर हुए हैं तो 50-60 लोगों ने उन पर अटैक किया है। फिर उसके बाद पुलिस वाले पीछे से गए हैं जिन्होंने उनको वहाँ से बचा के उनको सेव करके लेकर आए। लेकर आने के बाद भी उनको किसी B क्लास प्रिजन में नहीं रखा गया। उसके बाद भी उनको उस जगह रखा गया जहाँ पे टेररिस्ट रहते हैं, जो फांसी गार्ड के साथ जो आइसोलेशन सेल्स होते हैं। ना उनको चादर दी गई, ना तकिया दिया गया, जमीन पे सोए। उनको खाना जो दाल रोटी वहाँ से जो आप उसको कैदी को देते हो। अच्छा, यकीनन ये तमाम तर मालूमात हलीम आदिल शेख साहब के जरिए से आप तक पहुंची होंगी, आपकी उनसे मुलाकात भी हॉस्पिटल के अंदर हुई होगी, कांटेक्ट में भी आप होंगी। ये बताइएगा कि आप ये कह रही हैं पॉलिटिकली हलीम आदिल शेख साहब को विक्टिमाइज किया जा रहा है और इसमें शिद्दत उस वक्त आ गई है जब वो ऑपोजिशन लीडर बने हैं और ऑपोजिशन लीडर का उन्होंने चार्ज संभाला है। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने एक वीडियो रिलीज की जो जेल की थी, फिर जो आप सांप की बरामद होने की बात कर रही हैं, इस हवाले से भी कोई एविडेंस मौजूद है कि कोई उसकी वीडियो, कोई फुटेज हलीम आदिल शेख साहब ने आपके साथ शेयर की हो? इस पर मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले प्रोड्यूसर साहब जरा तैमूर तालपुर साहब को भी टेलीफोन लाइन पर ले लें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी हम सिंध हुकूमत की तरफ से जानेंगे। टेलीफोन लाइन पर उनको कॉल में डालें प्लीज। जी आयशा साहबा, आप जिस मिनिस्टर को टेलीफोन लाइन पे लेना चाह रहे हैं उन्होंने कल एक प्राइवेट टीवी चैनल के ऊपर आके बोला कि हलीम आदिल शेख को फांसी देनी चाहिए। तो अगर सिंध हुकूमत इस तरह की डिक्लेरेशंस दे रही है और लीगली अगर एक मामला कोर्ट के अंदर है, आप कोई भी मिनिस्टर या कोई भी पोजीशन होल्डर कैसे बोल सकता है, किस पोजीशन में वो ये बोल सकते हैं कि हलीम आदिल शेख साहब को फांसी दी जाए? नहीं, देखिए दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज। इसका जवाब तैमूर तालपुर साहब से लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो जो बात आप कर रही हैं कि उनके पुलिस कस्टडी के अंदर होते हुए उनके कमरे के अंदर कोई सांप आ गया और फिर उसके बाद हलीम आदिल शेख साहब ने जो है वो सांप को मारा और वो सांप जो है मुबैना तौर पर छोड़ा गया था, हलीम आदिल शेख साहब को विक्टिमाइज करने के लिए था। इसका भी कोई एविडेंस, कोई सबूत मौजूद है आपके पास? आपने मुझे बोला कि मेरे फादर ने मुझसे एविडेंस शेयर किया होगा, वो तो एक प्रिजनर के तौर पे उस प्रिजन में थे। उन्होंने वहां पे जो डीएसपी मौजूद था, वहां पे जो पुलिस क्योंकि सिंध हुकूमत ये कह रही है ना कि अगर सिंध हुकूमत ने पॉलिटिकली विक्टिमाइज करना होता तो वो फिर एम्बुलेंस के जरिए से उनको अस्पताल में ना पहुंचाते। अच्छा, सिंध हुकूमत को वो तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि कुछ अल्लाह के बंदे जिन्होंने उनको वहां से जेल से बचा लिया और जो पुलिस ऑफिसर्स हु स्टेप्ड अप और वो उनको लेकर वहां पे उस मॉब से बचाए। सिंध हुकूमत एक सिटिंग ऑपोजिशन लीडर के साथ मल्टीपल टाइम्स 3 टाइम्स इन दिस लास्ट वीक उन्होंने उनको असैसिनेट करने की कोशिश की। उनके कमरे में जब सांप मिला उसके बाद उन्होंने वहां पे मौजूद डीएसपी को बुलाया, वो सांप दिखाया, उस डीएसपी की शहादत मौजूद है। वो डीएसपी बोल रहा है कि मैंने सांप देखा, उन्होंने वीडियो भी बनाई। आप प्लीज सिंध हुकूमत से बोलिए, मीडिया उनसे जाके रिक्वेस्ट करे कि, और मेरे पापा का कोर्ट जाते हुए बयान भी था कि ये वीडियोस रिलीज कराएं, वो सांप दिखाएं जो उनके कमरे से मिला है। और जो उन्होंने वीडियो रिलीज की जेल के अंदर कि जेल में तशद्दुद हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उन्होंने थोड़ा सा पोर्शन क्यों रिलीज किया? उन्होंने पूरी वीडियो जहां पे हलीम आदिल शेख साहब के साथ ये ज्यादती, हलीम आदिल शेख साहब के ऊपर एक मॉब ने अटैक किया, उनके ऊपर जहां पे अटैक हुआ उसकी वीडियो कहां है? क्योंकि जेल के अंदर तो आई एम अज्यूमिंग कि सिक्योरिटी कैमरास हर तरफ लगे होने चाहिए, इट्स अ सेंट्रल जेल, राइट? तो जहां पे अब आप ये कह रही हैं कि आईजी सिंध इज पार्ट ऑफ इट और इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध ये चाहती है कि आईजी सिंध को फौरी तौर पर तब्दील किया जाना चाहिए। आप समझते हैं कि आईजी साहब का इस पे बड़ा रोल है?
police order 2019, Sindh police works directly under People's Party, और वो पुलिस को यूज करके डायरेक्टली वर्क्स अंडर सिंध गवर्नमेंट, वो पुलिस को यूज करके अपने पॉलिटिकल विक्टिम्स को, अपने पॉलिटिकल मुखालिफिन को वो जो है इस तरह से विक्टिमाइज करते हैं। हलीम आदिल शेख का कसूर सिर्फ ये था कि वो पीपल्स पार्टी की करप्शन को एक्सपोज करते थे, उनका सिर्फ नहीं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि बाई इलेक्शंस के अंदर जिस तरह असले के जोर पर वो पोलिंग स्टेशंस के ऊपर पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश की, दिस इज समथिंग वेरी बैड, और इसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी लिया है। तो क्या अगर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की जाएगी तो फिर हम एक्शन नहीं लेंगे? वो कहते हैं इंतजामिया अगर एक्शन न लेती तो फिर वही होता जो डस्का में अंदर हो रहा है, जो इंतजामिया की गफलत की वजह से हुआ। मैं आपको बताती हूँ इसकी रियलिटी क्या थी। हमारी विमेन पोलिंग एजेंट्स वहां पे थी जिनको पोलिंग स्टेशन से दरसाना चन्नों में निकाला गया। हमारे पास कॉल्स आई कि भाई हमें यहाँ से निकालने, और वहां पे उन्होंने ठप्पे लगाए जा रहे हैं अंदर। हमारी विमेन पोलिंग स्टेशन के साथ हमारी जो पीटीआई की वर्कर्स और मेंबर्स थी उनके साथ वहां पे हरासमेंट हो रही थी। उसके बाद मेरे फादर, और चूंकि आपको मैंने पहले बता दिया कि इन्होंने उनकी सिक्योरिटी ले ली थी, तो अगर लाइसेंस गनमैन उनके साथ गए हैं, और जाहिर सी बात है एक फोन हलीम आदिल शेख को नहीं और भी पार्टी के लोगों को हुआ, और भी पार्टी के वर्कर्स को हुआ, तो जाहिर सी बात है वो वहां पे जाएंगे। वहां जाके आप वीडियोस अगर चेक करें, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके चैनल को भिजवा भी दूंगी। हलीम आदिल शेख के ऊपर वहां पे जाके अटैक हुआ, उनको पहले आके लोगों ने इंस्टिगेट किया, फिर जाहिर सी बात है बोथ साइड। हलीम आदिल शेख की गाड़ी पे क्यों फायरिंग अगर उन्होंने फायरिंग की? हलीम आदिल शेख के ऊपर क्यों अटैक हुआ? हलीम आदिल शेख को लोगों ने क्यों ऐसे घेराव में लिया? वो क्यों जाके अपनी गाड़ी में बैठे? क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का करम है कि उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। हम तो फैमिली वाले हैं, हमने जब सुना कि उनकी गाड़ी पर अटैक हुआ, उनके ऊपर फायरिंग हुई, तो हमारी हालत तो ठीक नहीं थी। तो उनको क्यों शौक होगा कि वो अपने साथ कोई आर्म्ड मैन लेके छोड़ेंगे? जो उनको मैंडेटेड, उनकी जो पोजीशन है, वो एक ऑपोजिशन लीडर है सिंध में, उनको लीगली बाय लॉ उनको सिक्योरिटी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस हवाले से आपके अहले खाना ने आपकी तरफ से कोई दरखास्त गई हो वज़ीर आला सिंध को, या हुकूमत सिंध को आपने कोई दरखास्त की हो? हुकूमत से सिंध के ऊपर ट्रस्ट होगा तो हम हुकूमत सिंध को दरखास्त करेंगे ना। वो तो हमारे एमपीएस साहब, हमारे साथ पूरी पार्टी अल्लाह का शुक्र है खड़ी है, खुर्रम शेर जमान साहब। देखिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी है, क्या आपने उसको फॉलो किया है थ्रू प्रॉपर चैनल? आपने आईजी सिंध से ये शिकायत की हो, रिटन एप्लीकेशन फाइल की हो? हमने एफआईआर फाइल करने के लिए हमारे एमपीएस पुलिस स्टेशन में मली थाने के अंदर बैठे रहे, उन्होंने हमारी एफआईआर नहीं दर्ज की। बहुत इंसिस्टेंस के बाद उन्होंने यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन दर्ज की, उसकी भी फुटेजेस, उसकी भी वीडियोस, बिकॉज सिंध इज नाउ बिकम अ लैंड ऑफ लॉलेसनेस। हम तो ये चाहते हैं कि एक जुडिशियल कमीशन, एक जेआईटी बने इस पूरी चीज के ऊपर, इस पूरे वाकये को, इस जिस तरह से उन्होंने विक्टिमाइज, जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया हलीम आदिल शेख साहब को, जिस तरह से वो टारगेट करें मेरे फादर को, उस पूरा प्रोसेस को असेसमेंट करें कि आप एक बंदे से, क्योंकि वो इतना डरते हैं, बिकॉज मेरे फादर, आप सबको सर न्यूज में सब कुछ सामने होता है, पूरे सिंध में एक जगह कोई आवाज उठाते हैं, एक जगह कोई नाइंसाफी होती है, एक ठीक है, यानी आप ये कह रही है कि उनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। इस तमाम तर मामले का हल ये है कि इस पर जेआईटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए। इमरान खान साहब जो है वो दौरा श्रीलंका पर है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि वफाकी काबीना के अंदर इस मामले को टेकअप किया जाएगा, तो शायद आईजी सिंध के हवाले से उसकी तब्दीली से मुताल्लिक भी कोई मूव होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा हलीम साहिबा आपके वक्त के लिए। हलीम आदिल सिंध में कायदे इस्बे इख्तिलाफ उनकी साहबजादी थी, और वो ये कह रही हैं कि उनके वालिद साहब को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है, और उस पर जीआईटी का मुतालबा वो कर रही हैं। अभी एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक अहम मामला है, एक आम मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद, और कानून साजी से मुताल्लिक है। आज पार्लियामान के अंदर डिस्कस हुआ है, इस्लामाबाद में किस तरह से राइज होने जा रहा है, और बच्चों को इसकी क्या इंप्लीकेशंस होंगे, इस हवाले से वो क्या फायदा उठा सकेंगे। ब्रेक के बाद बात करते हैं। आज कौमी असम्बली से बच्चों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। आज ऑपोजिशन और हुकूमत के मेंबरान ने महीनों बाद जमहूरी रवैये का इजहार किया है। आज बच्चों से तशद्दुद से मुताल्लिक बिल मुस्लिम लीग नून की कारकुन महनाज अकबर अजीज ने पेश किया। इसी हवाले से वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी ने कहा कि हमें इस बिल पर कोई एतराज़ नहीं है, यूं ये बिल इत्तफाक राय से मंजूर हो गया है। इस बिल के मुताबिक बच्चों पर तमाम किस्म के तालीमी इदारों और काम करने वाली जगहों पर तशद्दुद की ममानत होगी। बच्चों को थप्पड़ मारना, चाबुक, छड़ी, जूते, लकड़ी या चमचे से पिटाई करना तशद्दुद कहलाएगा। कौमी असम्बली से मंजूर बिल के मुताबिक लाते मारना, झंझोड़ना, दांतों से काटना, बालों से पकड़ना, कान खींचना, बच्चों को तकलीफ दे हालतों में रखना, उबलता पानी डालना भी तशद्दुद होगा। बिल में मजीद बताया गया है कि बच्चों से हतक आमेज रवैया, अहानत, बदनाम करना, धमकाना और खौफजदा करना, ये इस तरह की सजाएं हैं जो काबिल सजा होंगी। बच्चों पर तशद्दुद करने वाले को मुलाजमत में तनज़ुली, मुअत्तली, बर्खास्तगी और जबरी रिटायर किया जाएगा। इसी बिल के मुताबिक बच्चों पर तशद्दुद का मर्तकब शख्स मुस्तकबिल में किसी मुलाजमत का अहल तसव्वुर नहीं होगा। बिल का इतलाक फिलहाल
वफाकी दारुल हुकूमत में होगा। यकीनन ये कौम के बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है। अब बच्चों को तालीमी इदारों या काम की जगह पर तशद्दुद का निशाना बनाने वाले कानून के कटहरे में होंगे। ये अच्छी खबर है। इसी अच्छी खबर के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अब तक रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।